हेलो गाइस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के बेसिस ऑफ 101 जो पेपर हुआ है आपका, उसका सोल्यूशन। हालांकि पेपर मुझे भी लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था उसका लेवल, लेकिन चलो फिर भी कोशिश की है हमने कि आपको काफ़ी सही आंसर की इसके लिए प्रोवाइड करवाई जाए। तो दो पार्ट्स में हम प्रोवाइड करवाएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हु अमंग द फॉलोइंग थॉट ऑफ सोसाइटी एज अ सोशल सिस्टम, कि सोसाइटी को सोशल सिस्टम के रूप में किसने देखा। तो इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 3, गिडेंस। गिडेंस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑटोक्रेटिक राइम्स एग्जिस्ट बाय। ऑटोक्रेटिक राइम्स जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, आपको बताना है कि हाउ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सप्रेशन ऑफ डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन ओल्ड एज स्टोन एज पीपल लिव्ड एंटायरली ऑन। तो ये तो इजी था, आप करके भी आए होंगे सभी लोग, कि ओल्ड एज सोसाइटी में जो लोग हैं वो किस पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग, ऑप्शन नंबर 3। हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग के ऊपर था उनका मेन। Question number 4 is the cultivation of cereals was evident in which period of human history, कि जो भी अनाज थे उनकी उपज जो थी वो किस पीरियड का प्रूफ है। तो किस पीरियड में हुई थी वो 4th का आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, न्यू स्टोन एज के दौरान। न्यू स्टोन एज के दौरान कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स जो है इसका प्रूफ है न्यू स्टोन एज का। क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्यूरिंग आयरन एज। तो आयरन एज के दौरान जो आयरन का यूज होता था वो होता था एक्सिस, कुल्हाड़ी बनाने के लिए, ताकि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा सके, साफ किया जा सके। सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं 6th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये ब्रॉन्ज एज का एक एग्जाम्पल है। ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरप्लस इन फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रोंज एज गेव राइज टू। तो जो सरप्लस फूड था उससे, देखिए जो मैंने बुक में पढ़ा है उसके बेस पे तैयार किया इसका आंसर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 4th होना चाहिए, पीपल्स कंट्रोल ओवर इरिगेशन एग्रीकल्चरल लैंड। तो क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि हाउ टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम स्वैम्प्स, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर यही 4th होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज contemporary anthropology has demonstrated that tribal not living in modern society is often, कि जो भी ट्राइब्स हैं, जो भी मॉडर्न सोसाइटी में नहीं है, वो मतलब किस चीज़ का वो डेमोन्स्ट्रेशन है, कॉन्टेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 8 का, मेरे हिसाब से वो सेकंड, और मेरे हिसाब से क्या ये करेक्ट आंसर ही है इसका। इज ऑफन एन एक्यूट ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, क्योंकि वो बहुत ही, जो ट्राइब्स जो हैं वो नेचर को बहुत ही अच्छे से वो ऑब्जर्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिक एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि इनमें से ह्यूमन बींग्स की यूनिक एबिलिटी क्या नहीं है, ये आपको पहचानना था। तो वो हो जाएगा इसका फर्स्ट, क्योंकि हंटिंग जो है ये तो और भी जो है लिविंग थिंग्स सबकी हो सकती है, लेकिन यूज ऑफ सिंबल्स, इमोशंस एंड थिंकिंग ये ह्यूमन की यूनिक एबिलिटी है। बाकी हंटिंग जो है ये नहीं है यूनिक एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये इसका डायरेक्ट मुझे सर्च में नहीं मिला सही से आंसर, लेकिन जो मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका वो होगा आपका ऑप्शन 3, साइंटिफिक लॉजिक। क्योंकि साइंटिफिक लॉजिक मतलब कोई भी लॉजिकल चीज़ हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हम जैसे कि पहले प्रॉब्लम कलेक्ट करते हैं, फिर उसके सोल्यूशन ढूंढने चलते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज द इंडियन ट्रेडिशन डज नॉट सी एनी ऑपोजिशन बिटवीन। तो किसके बीच में उन्होंने मतलब ऑपोजिशन नहीं देखता है इंडियन ट्रेडिशन, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, नेचर एंड कल्चर। क्योंकि ये वेस्टर्न थॉट था, वेस्टर्न ट्रेडिशन इस चीज़ को फॉलो करता था, दे सी ऑपोजिशन बिटवीन नेचर एंड कल्चर, लेकिन जो इंडियन ट्रेडिशन है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज लाइक साइंस मैजिक सीक्स। तो लाइक साइंस मैजिक जो है इट सीक्स कमांड ओवर नेचर, कमांड ओवर नेचर, की हाउ टू कंट्रोल नेचर। क्वेश्चन नंबर 13 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ इंडिविजुअल ओवर दैट ऑफ द चर्च फॉर रिलीजियस सैल्वेशन। इसमें आपको बताना था कि किसका रोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज द रोल ऑफ इंडिविजुअल, तो किसने इंडिविजुअल के रोल को स्पेसिफाई किया है, तो वो है आपका ऑप्शन 1 कैल्विन, क्योंकि लूथर और कैल्विन जो है इन्होंने स्पेसिफाई किया था, तो लूथर ऑप्शन में था नहीं, तो कैल्विन ही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज सब्जेक्ट मैटर फॉर सोशल साइंस इज, कि जो मेन है सब्जेक्ट मैटर वो होता है इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन बींग्स, इसका जो सोशल साइंस का मेन सब्जेक्ट मैटर है। 15th क्वेश्चन इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज नॉट एसोसिएटेड विद, आपको बताना था कि किसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो देखिए डिजिटल वर्ड के साथ तो वो एसोसिएटेड होती है, और नॉलेज भी हम उससे गेन करते हैं क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में है। और रही बाइपोलर वर्ड की बात, तो बाइपोलर जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे कम्युनिकेशन अगर सेटअप करते हैं दूसरे स्टेट्स या दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो उसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वो सब शुरू हो गया था ग्लोबल लेवल पर। तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इसका आंसर होना चाहिए कि नॉट एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी के साथ ये एसोसिएटेड है। बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट रिवाइवल ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड सोशल अवेकनिंग इन यूरोप ड्यूरिंग 14th to 16th सेंचुरी इज नोन एज, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, रिनाइसेंस पीरियड ये था, पुनर्जागरण का जो समय था। ऑप्शन जो कि 4 है इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, फ्यूडलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री, तो ये किस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बताना है, तो ये जो है मिडल एजेस की, अर्ली मिडिल एजेस की कैरेक्टरिस्टिक है, तो मिडल एजेस इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इज द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ, कि ट्रेड जो था वो ग्रो किया और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी काफ़ी डेवलप हुई, तो इससे जो है कैपिटलिज्म की जो है बिगनिंग हुई, कैपिटलिज्म इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन द अर्ली मेडिवल पीरियड ऑफ यूरोप मैन्युफैक्चरर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑर्गेनाइज्ड एज, तो मैन्युफैक्चर और जो क्राफ्ट्स का ग्रुप था उनकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता था, गिल्ड्स। 19 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज एंड मशीनरी वर ऑन्ड बाय होम इन इंडस्ट्रियल यूरोप, तो इंडस्ट्रियल यूरोप के समय में जो फैक्ट्रीज और मशीनरी थी उन पर किसका अधिकार था, कैपिटलिस्ट्स का। कैपिटलिस्ट्स जो थे इन्होंने वर्कर्स जो थे उनसे चार्ज मतलब इन्होंने ले लिया था, वर्कर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी उस पे ये सब कैपिटलिस्ट जो थे वो राज करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 इज ह्यूमनिज्म इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो ह्यूमनिज्म जो है वो किसका ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है, मानववाद जो है रिनाइसेंस का, पुनर्जागरण का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इज द बुक द प्रिंस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये है आपके निकोलो मशिविली। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Question number 23 is which of the following instruments was used to study the heavenly bodies in 16th century Europe, तो ये इंस्ट्रूमेंट था टेलीस्कोप जो कि गैलीलियो गैलीली जी ने इन्वेंट किया था, और उनकी डेथ के पश्चात भी जो है इसका काफ़ी यूज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 इज कोपरनिकस एंड गैलीलियो कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्स इज, तो देखिए कोपरनिकस और जो गैलीलियो थे ये दोनों ही एक बात पर एग्री करते थे। 24 का फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट होगा कि सन जो है यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी चीज़ें जो हैं इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, क्योंकि कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था और गैलीलियो भी उसके पक्ष में थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसिस बैकन वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एम्पेरिसिज्म एडवोकेटेड, तो फ्रांसिस बैकन जो है ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी करवाया है। 25 का जो है इंडक्टिव अप्रोच को ये एग्री करते थे, उस पर ये इन्होंने जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 इज जो रिनाइसेंस आर्ट है आपको बताना है कि रिनाइसेंस आर्ट जो है उसका नेचर कैसा है, तो इट इज बिब्लिकल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The most significant feature of the Renaissance literary output was the use of, तो इसमें आपको बताना है कि 27th में सबसे सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण फीचर था रिनाइसेंस लिटरेचर का वो क्या था, ऑप्शन 4 वर्नैकुलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इंडियाज़ बेस्ट नोन एक्सपोर्ट इन 18th सेंचुरी वॉज, तो 18th सेंचुरी में इंडिया जो है वो कॉटन टेक्सटाइल जो है बहुत एक्सपोर्ट करता था, कॉटन टेक्सटाइल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 इज द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड इंडिया फ्रॉम, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखिए एक शताब्दी के लिए जो है भारत पर राज किया था, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1757 से लेकर 1857 तक, पहले स्वतंत्रता संग्राम तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। द ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है ये फॉर्मुलेट की गई थी इंडियन नेशनलिस्ट्स के द्वारा। इट रेफर टू द प्रोसेस वेयर बाय, कि आपको बताना था कि कौन सी प्रोसेस जो है, तो ये किस चीज़ के लिए थी। इसका ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है। इंडियाज वेल्थ वॉज एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, कि इंडिया की जो इंडिया का धन था, इंडिया की वेल्थ जो थी, जो भी उपज यहाँ होती थी एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इंग्लैंड को, और कोई इकोनॉमिक उससे फ़ायदा इंडिया को नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 31 इज ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स द जमींदार्स वर, जो जमींदार जो थे वो इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करते थे पीजेंट्स के और रूलर्स के बीच में, तो इसका थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीजेंट और स्टेट के बीच में वो इंटरमीडिएटरी थे। 32th क्वेश्चन इज कॉटन, जूट, इंडिगो एंड ओफीम, देखिए कॉटन, जूट, नील बोलो या फिर अफीम, किसी का भी जिक्र करो, ये सारी जो हैं ये पैसे के लिए क्रॉपिंग की जाती थी इनकी, तो ये कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन, तो देखिए वैसे तो कुछ कुछ जगह पर जो है कब्जे की तैयारी कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, तो डायरेक्ट जो है वो किया था इन्होंने 1858 में, जो भी अब पाकिस्तान में कुछ हिस्सा आता है वो इन्होंने कवर कर लिया था उस समय। बढ़ते हैं 34th क्वेश्चन की तरफ। कास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कास्ट किसका उदाहरण है आपको ये बताना था, तो कास्ट जो है ये अस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, क्योंकि कास्ट जो है हमें जन्मजात होती है, जन्म से ही हमें पता होता है कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज डेविस एंड मुरे आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ कास्ट, तो इन्होंने कौन सी अप्रोच के साथ ये थे, फंक्शनलिस्ट अप्रोच के साथ। ऑप्शन 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है इसका 35th का। क्वेश्चन नंबर 36 इज डैश इज अ रूल विच इंसिस्ट दैट वन कैन मैरी ओनली आउटसाइड ऑफ वंस ग्रुप और लाइनेज, तो मतलब कि अपने ग्रुप के अंदर शादी नहीं कर सकते हैं, ये मैंने आपको सुपर सेट में भी शायद क्वेश्चन करवाया हो। तो 36 का जो है थर्ड जो है एक्सोगेमी, ये इसका आंसर होगा। इसमें होता है कि अपनी कास्ट के लोगों से शादी नहीं, मतलब अपने ग्रुप के अंदर जो है क्लोज रिलेशनशिप में उनके साथ शादी नहीं हो सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इज कॉमन, तो 37th में आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम होता है जिसमें ऑनरशिप जो होती है, तो देखिए प्राइवेट ऑनरशिप के लिए जो भी है मतलब कि इसमें प्रेफर किया जाता है वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम। 37th का है फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज लेगिटिमाइज्ड बाय कस्टम्स, तो रिवाज जो होते हैं, कस्टम्स जो होते हैं वो किस अथॉरिटी में होते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में। 38th का जो है थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कट ऑफ एज फॉर ट्रीटिंग बॉयज एंड गर्ल्स एज चिल्ड्रन, तो देखिए जितनी भी अप्रोच आती है मोस्टली कि शिक्षा लागू करना या जो भी है, मतलब कंपल्सरी एजुकेशन का कंसेप्ट जो आया था वो 14 ईयर्स के चिल्ड्रन तक था, तो उनको 14 ईयर तक जो है बॉयज़ और गर्ल्स को एज अ चिल्ड्रन ट्रीट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म शेड्यूल कास्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया एक्ट ऑफ, तो शेड्यूल कास्ट शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था आपका 1935 में, 1935 में। और ये टर्म है, आप याद भी रख सकते हैं कि साइमन कमीशन ने ये टर्म कॉइन की है। शेड्यूल कास्ट सबसे पहले साइमन कमीशन द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। 41st इज डैश वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953 टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ओबीसीज, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी थी कि कौन सा कमीशन था जो 1953 में अपॉइंट किया गया था, जो ये डिसाइड करेगा कि ओबीसीज के लिए क्राइटेरिया क्या होगा और फिर लिस्ट उसकी जो है फेयर प्रिपेयर करेगा, तो वो था काका कलेलकर कमीशन, ऑप्शन फर्स्ट। 42nd क्वेश्चन इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू, तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है 42nd इज ये होता है एब्रप्ट चेंज,
तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और देखिए अगर फॉर्म पूछी जाए तो फॉर्म होती है रेडिकल फॉर्म, और अगर चेंज पूछा है यहाँ पे तो इसका एब्रप्ट चेंज होगा। ये इसका करेक्ट आंसर 42nd का फर्स्ट हो जाएगा। 43rd क्वेश्चन इज सोशल डार्विनिज्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज स्कॉलर्स। तो कौन से स्कॉलर इसके साथ जो डार्विनिज्म की टर्म है इसके साथ एसोसिएटेड है, वो है स्पेंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43rd का आंसर है फोर्थ, हर्बर्ट स्पेंसर। 44th क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू द प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। प्रियम्बल जो प्रस्तावना होती है वो इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45th क्वेश्चन इज द वर्ड ग्रीक वर्ड डेमोस। तो देखिए डेमोक्रेसी शब्द में डेमोस का मतलब जो है वो होता है पीपल, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो पीपल जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 इज पंचायती राज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पंचायती राज जो है वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 46 का सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। सो सिविल सोसाइटी का पार्ट जो है, देखिए मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया भी था कि क्या क्या होता है, जैसे कि एनजीओज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, लॉबीज ये होते हैं। तो एनजीओज में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। PIL स्टैंड्स फॉर। तो PIL की जो फुल फॉर्म है वो हो जाती है आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन 48 का थर्ड जो है वो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चीफ सेक्रेटरी हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एट। तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है ये भी हम अपनी वीडियोज में डिस्कस कर चुके थे, वो स्टेट लेवल पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है गवर्नमेंट का। लास्ट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपका 50th क्वेश्चन। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो अगले 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर के आऊँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड अच्छी गवर्नेंस की आपको बताना है कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं है। देखिए पॉलिसी बनाना और फॉर्मुलेशन करना ये तो होता ही है, लॉ ऑर्डर इन्फोर्स करना भी होता है, डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक्स नीड ये भी होना चाहिए। अगर वो सिविल सोसाइटी को एक्सक्लूड करेगी तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 50th का फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। गुड गवर्नेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। जल्दी ही मैं आपके लिए जो है अगले जो 50 क्वेश्चंस पेंडिंग है उसको लेकर के आने वाली हूँ। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें